हेलो एंड वेलकम टू द सक्सेस वर्ल्ड। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन के बारे में, जो हैं एलन मस्क। आज हम पूरे डिटेल में जानेंगे कि कैसे एलन मस्क ने स्टार्ट किया और कैसे आज हर इंडस्ट्री में उन्होंने अपना नाम कमाया। चलिए स्टार्ट करते हैं। साल 1984, जहां दूसरे बच्चे वीडियो गेम खेला करते थे, वहीं एक 12 साल का लड़का कोडिंग करके खुद का वीडियो गेम बना रहा था। यह एक जीनियस था, दूसरों से बिल्कुल अलग, और इसीलिए इसका कोई दोस्त नहीं था। इसे बुरी तरह बुली किया जाता था, लेकिन इसके बावजूद इसने हिम्मत नहीं हारी। आज वही लड़का रॉकेट, इलेक्ट्रिक कार्स और एआई टूल्स बना के वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। ये कहानी है एलन मस्क की। 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में जन्म होता है एलन मस्क का। उनके फादर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और मदर एक मॉडल और डाइटिशियन थी। बचपन में एलन मस्क को एक प्रॉब्लम थी कि वो कई बार एक ट्रांस की सिचुएशन में चले जाते थे, जिस दौरान उनके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो, उन्हें भनक तक नहीं लगती थी। पेरेंट्स और डॉक्टर्स को लगा कि एलन को सुनने में कोई प्रॉब्लम है, पर बाद में पता चला कि इस दौरान उनका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता था। बाहर की दुनिया पर फोकस खत्म हो जाता था और पूरी ब्रेन पावर कॉम्प्लेक्स आइडियाज को विजुअलाइज करने में लग जाती थी। बेसिकली उनके दिमाग के अंदर एक पूरी साइंस लैब चल रही होती थी। एलन की एक और आदत थी, लगातार 10-10 घंटे तक इंसाइक्लोपीडिया और साइंस फिक्शन बुक्स पढ़ना, और इन्हीं बुक्स को पढ़ पढ़ के वो काफी इंटेलेक्चुअल हो गए थे। एक रात वो अपने कजन्स के साथ बाहर खेल रहे थे, तभी उनकी एक कजन ने कहा कि उन्हें अंधेरे में डर लगता है, जिसका जवाब एलन ने दिया कि डार्कनेस इज ओनली एब्सेंस ऑफ लाइट। हमेशा एलन लोगों को इसी तरह के लॉजिकल और फैक्चुअल तरीके से जवाब देते थे, जिस कारण दूसरे बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते थे। इनफैक्ट उनके स्कूल में उन्हें बुरी तरह बुली किया जाता था। एक बार तो स्टूडेंट्स ने, एक गैंग ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और फिर इतना पीटा कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स का पेन सहते हुए, हार्डशिप सहते हुए वो मजबूत बन गए। 8 साल की उम्र तक एलन की फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी, और ये फोटो उनकी हैप्पी टाइम्स की है। लेकिन फिर एक साल के अंदर अंदर सब कुछ बिखर गया। उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, लेकिन एलन ने डिसाइड किया कि वो अपने फादर के साथ रहेंगे। 10 साल की एज में एलन ने एक मॉल में पहली बार एक कंप्यूटर देखा, और उसे देख के वो इतने फैसिनेटेड हो गए कि उन्होंने अपने फादर से उसे खरीदने की जिद की। कुछ टाइम बाद उन्हें 5 KB मेमोरी वाला ये कंप्यूटर मिला, साथ में बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली एक वर्कबुक भी मिली। इसे जनरली 6 महीने में खत्म करना होता है, लेकिन एलन ने इसे 3 दिन लगातार बिना सोए सभी लेसन्स को कंप्लीट कर दिया। 1984 में केवल 12 साल की उम्र में एलन ने इसी कंप्यूटर में कोडिंग करके एक वीडियो गेम बना दिया और उसका नाम रखा ब्लास्टर। ये एक सिंगल प्लेयर स्पेस शूटर गेम था, जिसमें प्लेयर को अपनी स्पेसशिप का यूज करके एलियंस की स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करना होता था। उन्होंने ब्लास्टर को एक कंपनी को $500 में बेच दिया, और टेक्निकली ये उनकी लाइफ का सबसे पहला बिजनेस था। हाई स्कूल तक एलन को समझ आ चुका था कि वो बाकी बच्चों से ज्यादा कैपेबल है, और उनकी इन कैपेबिलिटीज को केवल एक देश जस्टिफाई कर सकता था, और वो देश था अमेरिका। लेकिन उससे पहले उन्होंने कनाडा जाने का सोचा, क्योंकि एलन की मदर एक कैनेडियन सिटीजन थी, और वहां के लॉ के अकॉर्डिंग वो अपनी सिटीजनशिप को अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकती थी। और इसी तरह से 17 साल के एलन कनाडा के लिए निकल पड़े। कनाडा में वो अपने कजन्स के साथ रहने लगे और छोटे मोटे काम करने लगे। 1989 में उनकी मदर और उनके भाई भी कनाडा आ गए, और इसी दौरान एलन ने क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। फिर 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंदर ट्रांसफर ले लिया, और फाइनली उनकी अमेरिका में एंट्री हो गई। 1995 में एलन और उनके भाई किम्बल कॉलेज खत्म करने के बाद अपना खुद का एक स्टार्टअप करना चाहते थे। उस समय तक इंटरनेट कॉमन लोगों तक तेजी से पहुंचना चालू हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी स्टोर्स को ढूंढने के लिए लोगों को शहर की पेपर डायरेक्टरीज यूज करनी पड़ती थी, जिसमें बेसिकली शहर के सभी बिजनेस और डिटेल्स होती थी। साथ में स्टोर की लोकेशन तक पहुंचने के लिए भी
फिजिकल मैप यूज करने पड़ते थे या लोगों से डायरेक्शन पूछनी पड़ती थी। इसे देखते हुए इलोन को आइडिया आया कि वो क्यों ना एक बिजनेस के लिए एक ऑनलाइन लिस्टिंग बनाए, एक ऐसी वेबसाइट जहां शहर के सभी बिजनेस लिस्टेड होंगे और रेस्टोरेंट, होटल और डॉक्टर्स जैसी कैटेगरीज में डिवाइडेड होंगे ताकि लोग इन्हें इजीली सर्च कर सकें। साथ में डायरेक्शन के लिए एक ऑनलाइन मैप भी होगा। इलोन और किम्बल ने एक छोटा सा अपार्टमेंट लेके उस आइडिया पे काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने स्टार्टअप का नाम रखा Zip2। इलोन दिन रात कोडिंग करते थे और गिम्बल दूर दूर जाकर दुकानदारों को Zip2 में लिस्ट होने के लिए कन्विंस करते थे। एक साल में Zip2 की टीम ग्रो हुई, प्लेटफॉर्म इंप्रूव हुआ और कस्टमर तेजी से जुड़ने लगे। बाद में जिप ने दूसरी कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाना भी शुरू कर दिया। इसे देखते हुए जिप को पहले 3 मिलियन और फिर 50 मिलियन की फंडिंग मिल गई। 1999 तक बड़ी कंपनीज अच्छे स्टार्टअप्स को एक्वायर करना चाहती थी, इसीलिए कॉम्पैक्ट ने Zip2 को 37 मिलियन में एक्वायर कर लिया। इलोन को अपने शेयर्स के बदले में मिले पूरे 22 मिलियन और इसी तरह केवल 27 साल के इलोन मस्क एक मल्टी मिलियनियर बन गए थे। इलोन चाहते तो इन पैसों के साथ रिटायर हो सकते थे। कॉलेज के दौरान उन्हें बैंक में इंटर्नशिप करते वक्त रियलाइज हुआ कि बैंकिंग इंडस्ट्री काफी स्लो और ओल्ड फैशन है, इसीलिए वो अब बैंकिंग इंडस्ट्री को डिसरप्ट करना चाहते थे। उनका विजन था बैंकिंग के हर एक एस्पेक्ट जैसे पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, लोन और सेविंग अकाउंट्स की पूरी तरह ऑनलाइन ले जाना बिना किसी फिजिकल ब्रांच के। इस विजन के साथ उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए और 1999 में स्टार्ट की X.com। लेकिन उस समय लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे भी ट्रस्ट नहीं करते थे, ऑनलाइन बैंकिंग तो बहुत दूर की बात थी। इसीलिए इलोन ने कमाल की स्कीम सोची। उन्होंने हर एक नए यूजर को ज्वाइन करने पर फ्री में $20 देना चालू कर दिया। इस $20 को वो कस्टमर इमीडिएटली खर्च कर सकता था। साथ में इस ऐप को दूसरे लोगों को रेफर करने पर भी $10 का रेफरल बोनस मिलता था। और यही स्ट्रेटेजी इतनी सक्सेसफुल हुई कि अगले 2-3 महीने में X.com पे 2 लाख यूजर्स आ गए। बट एक प्रॉब्लम थी कि इलोन ऐसा करने वाले इकलौते नहीं थे। इसी दौरान पीटर नाम के एक यंग एंटरप्रेन्योर ने भी पेपैल नाम से एक डिजिटल बैंक स्टार्ट किया था। दोनों ही कंपनीज एक दूसरे को हराने के लिए मार्केटिंग पे करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी। लेकिन 2000 की शुरुआत में उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर वो इसी तरह लड़ते रहे तो दोनों ही कंपनीज बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए मार्च में दोनों कंपनीज मर्ज हो गई और इस नई कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे एलोन मस्क और कंपनी का नाम भी X.com था। लेकिन इस मर्ज के बाद एक बात क्लियर हो गई कि इलोन और दूसरी कंपनी के मैनेजर्स के बीच में काफी डिसएग्रीमेंट्स थे। जहां इलोन मस्क कंपनी का नाम X.com चाहते थे, वही कस्टमर्स और पेपैल के मैनेजर्स पेपैल नाम को प्रीफर कर रहे थे। साथ में इलोन मस्क का मैनेजिंग स्टाइल काफी रूड था। वो अपने मैनेजर्स को माइक्रो मैनेज करते थे और गलतियां निकालने पर उन्हें पब्लिकली क्रिटिसाइज करते थे। जिस काम के लिए कई दिन या हफ्ते लगते थे, इलोन उसी काम को कुछ घंटों में एक्सपेक्ट करते थे। इसी दौरान इलोन मस्क ने शादी भी कर ली थी और सितंबर 2000 में वो हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे। मौके का फायदा उठाते हुए कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें सीईओ की पोजीशन से हटा दिया और पीटर थिल को सीईओ बना दिया। उन्होंने वापस आकर कंट्रोल रीगेन करने की बहुत कोशिश की, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन फिर भी वो पेपैल के लार्जेस्ट शेयर होल्डर बने रहे। लकीली पीटर थिल की लीडरशिप में पेपैल ने बहुत अच्छी ग्रोथ की और 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में एक्वायर कर लिया। इस डील से इलोन को मिले पूरे $180 मिलियन। पेपैल की सक्सेस के बाद इलोन मस्क सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक बन चुके थे। तभी इलोन की कहानी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। एक बीमारी के चलते उन्होंने अपने 2.5 महीने के बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। इस इंसिडेंट ने इलोन को डीपली इम्पैक्ट किया था। वो 3 हफ्ते तक अपने घर नहीं गए क्योंकि उनके अंदर घर में एम्प्टी क्रेडल को देखने की हिम्मत नहीं बची थी। बचपन में इलोन बुलिंग से डील करने के लिए खुद को बुक्स और प्रोग्रामिंग में डुबाए रखते थे। सिमिलरली अपने बेटे के लॉस से डील करने के लिए उन्होंने अपने आप को काम में डुबा दिया
2001 में 30 साल के इलोन फिर से एक ऐसी इंडस्ट्री ढूंढने लगे जिसे डिस्टरप्ट किया जा सके। बचपन में उन्हें स्पेस में काफ़ी इंटरेस्ट था और वो मिनी रॉकेट्स बना के लॉन्च भी किया करते थे। इसीलिए उन्होंने स्पेस सेक्टर को एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। एक दिन उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि आखिर ह्यूमंस ने अभी तक मार्स को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। उन्होंने नासा की वेबसाइट चेक की और पाया कि मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए नासा के पास कोई प्लान ही नहीं था। और इसी मोमेंट में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनका अगला मिशन होगा मार्स को एक्सप्लोर करना। इलोन ने वर्ल्ड के बेस्ट रॉकेट साइंटिस्ट से मुलाकात की और खुद को रॉकेट साइंस की किताबों में इमर्ज कर दिया। इलोन ने लाइव टू मार्स फाउंडेशन स्टार्ट कर दी और अपना मार्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका मेन एम था मार्स में एक ग्रीन हाउस बनाना, यानी कि मार्स का पहला पौधा उगाना। उनका ऑब्जेक्टिव था दुनिया के सामने प्रूफ करना कि मार्स में जिंदगी हो सकती है। वो इस एक्सपेरिमेंट को कैमरास के थ्रू पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे और वापस मार्स एक्सप्लोरेशन में पूरी दुनिया का इंटरेस्ट जगाना चाहते थे। इलोन का प्लान था कि वो रशिया से मिसाइल्स खरीदेंगे और उन्हें लॉन्च व्हीकल की तरह यूज करेंगे। उन्होंने कुछ एरोस्पेस एक्सपर्ट के साथ रशिया की ट्रिप प्लान की, लेकिन रशिया के साथ उनके नेगोशिएशंस कभी ठीक से हो ही नहीं पाए। रशिया ने इलोन को उनकी एज के कारण सीरियसली नहीं लिया। इलोन यहाँ आए थे 20 मिलियन में 3 मिसाइल्स खरीदने, लेकिन रशिया ने केवल एक ही मिसाइल का प्राइस 21 बिलियन कोट किया। इलोन और उनकी टीम को समझ आ चुका था कि रशिया से रॉकेट की उम्मीद करना बेकार है। वापस आते हुए फ्लाइट में उनकी टीम जहां डिसअपॉइंटेड बैठी थी, वहीं इलोन लगातार लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी टीम को कहा कि अब हम खुद ही रॉकेट बनाएंगे। उन्होंने लैपटॉप में रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और सारे बाकी कॉस्ट को कवर कर लिया था। उन्होंने रियलाइज किया कि रॉकेट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगती है, वो फाइनल कॉस्ट की केवल 2 से 3% होती है। बाकी सारा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन और बाकी चीज़ों से कम किया जा सकता है। इलोन को समझ आया कि स्पेस इंडस्ट्री की असली प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कोई मार्स एक्सप्लोर नहीं कर रहा था, बल्कि प्रॉब्लम ये थी कि इंसानों के पास ऐसा करने के लिए अफोर्डेबल रॉकेट्स ही नहीं थे। इसीलिए अब वो स्पेस इंडस्ट्री को बदल कर रख देने वाले थे और इसी तरह स्टार्ट हुई स्पेस एक्स। जून 2002 में इलोन ने एक 75,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस खरीदा और उसे एक मॉडर्न रॉकेट फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया और बोइंग और नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन से वर्ल्ड के बेस्ट रॉकेट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को हायर किया। इन सब का केवल एक मिशन था, स्पेस इंडस्ट्री में सबसे सस्ता और सबसे तेजी से रॉकेट बनाने वाली कंपनी बनाना। इसे अचीव करने के लिए इलोन ने कई इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज यूज की। जहां बाकी एरोस्पेस कंपनीज रॉकेट्स को डिजाइन करने वाली टीम और रॉकेट्स को बिल्ड करने वाली टीम को अलग अलग रखती थी, वहीं स्पेस एक्स ने दोनों को एक साथ बिठा दिया। इससे टाइम बचा और गलतियां कम हुई। फिर स्पेस एक्स ने वर्टिकल इंटीग्रेशन अडॉप्ट किया, मतलब जो पार्ट्स पहले थर्ड पार्टी सप्लायर से आते थे, जैसे इंजन, फ्यूल टैंक और बैटरी पैक, अब स्पेस एक्स उन्हें खुद ही बनाने लगा। कि सप्लायर स्लो और एक्सपेंसिव थे। फाइनली इलोन ने देखा कि बाकी कंपनीज रॉकेट के हर एक पार्ट में 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रही है, जबकि सेम काम सस्ते पार्ट से भी किया जा सकता है। इसी के साथ इलोन ने डिक्लेयर किया कि स्पेस एक्स के पहले रॉकेट का नाम होगा फैल्कन 1। उस समय कंपनी 600 केजी के पेलोड को अर्थ की ऑर्बिट में भेजने के लिए $70 मिलियन चार्ज करती थी। वही इलोन का प्रॉमिस था कि वो सेम पेलोड को करीब $7 मिलियन में भेज देंगे। स्पेसएक्स का टारगेट था कि वो फैल्कन 1 को केवल एक ही साल में लॉन्च कर देंगे, लेकिन पूरी कोशिशों के बाद भी इसे तैयार करने में पूरे 4 साल लग गए। फाइनली 2006 में वो दिन आया जब 70 फुट ऊंचा सिल्वर कलर का फैल्कन 1 लॉन्च के लिए तैयार था। काउंटडाउन खत्म हुआ और रॉकेट जमीन से उठने लगा और पूरी टीम खुशी से झूम उठी कि तभी 25 सेकंड बाद एक डिजास्टर हो गया। एक छोटे से फ्यूल लीक के कारण इंजन के पास आग लग गई। फैल्कन 1 ने कंट्रोल खो दिया और क्रैश कर गया। इलोन और उनकी टीम लिटरली अपने ड्रीम्स को झुलसते हुए देख रही थी, लेकिन उन्होंने करेज गैदर किया और बिना ज़्यादा समय गवाए सेकंड लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी। ठीक 1 साल बाद फैल्कन 1 का सेकंड लॉन्च अटेम्प्ट होता है।
इस बार लॉन्च के 3 मिनट बीत चुके थे और सब कुछ सही लग रहा था। फर्स्ट स्टेज का सेपरेशन परफेक्टली हुआ, लेकिन फिर सेकंड स्टेज का इंजन टाइम से पहले ही बंद हो गया, जिस कारण फैल्कन 1 आसमान में ही स्पिन होने लगा और फिर से क्रैश हो गया। इलोन दुखी थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो सक्सेस के काफ़ी क्लोज हैं और इसीलिए उन्होंने तीसरे लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी। अगस्त 2008 में फैल्कन 1 का तीसरा लॉन्च अटेम्प्ट हुआ, लेकिन इस बार भी सक्सेस हाथ नहीं लगी। एक माइनर एरर के कारण फैल्कन 1 आसमान में ही एक्सप्लोड हो गया। कंट्रोल रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस। इस रॉकेट के साथ इलोन के 100 मिलियन भी जल चुके थे। स्पेसएक्स के पास अब केवल एक और लॉन्च के पैसे बचे थे। अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस नहीं होता तो स्पेसएक्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एक तरफ स्पेसएक्स कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, तो वही दूसरी तरफ इलोन की एक और कंपनी थी जो बर्बादी की कगार पर थी। वो थी टेस्ला। जब इलोन स्पेस इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे थे तो उसी वक्त वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी एनालाइज कर रहे थे। इलोन को पता था कि अभी की कार्स फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट है और फॉसिल फ्यूल्स लगातार खत्म हो रहे हैं, प्लस इससे पोल्यूशन तो होता ही है। इसीलिए उनका प्रिडिक्शन था कि फ्यूचर में हर कंट्री की गवर्नमेंट क्लीन एनर्जी से चलने वाली कार्स में शिफ्ट करना चाहेंगी, मतलब इलेक्ट्रिक कार्स ही फ्यूचर है। उस समय तक कुछ कंपनीज ने इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च की थी, जैसे जनरल मोटर्स की EV1, लेकिन स्लो और एक्सपेंसिव और कम रेंज होने के कारण ये सभी फेल हो गई थी। लेकिन इलोन को समझ आ गया था कि अगर इलेक्ट्रिक कार्स को सक्सेसफुल बनाना है तो उन्हें स्पीड, रेंज, प्राइस और एस्पिरेशनल वैल्यू में गैसोलीन कार से बेटर होना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली उन्हें इसी विजन पर काम करने वाला एक स्टार्टअप मिल गया और वो था टेस्ला मोटर्स। टेस्ला को मार्टिन और मार्क नाम के इंजीनियर्स ने स्टार्ट किया था और उनका आइडिया था RST नाम की एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाना। ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक कार्स लीड एसिड बैटरीज यूज करती थी, लेकिन टेस्ला ने रिसर्च में पाया कि अगर रोडस्टर को जल्दी चार्ज करना है और रेंज को 300 किलोमीटर तक बढ़ाना है तो उन्हें वही बैटरी यूज़ करनी होगी जो फ़ोन और लैपटॉप में लगती हैं, यानी लिथियम आयन बैटरीज। साथ में इनका प्लान था रोडस्टर को 0 से 100 किलोमीटर तक केवल 4 सेकंड में पहुंचाना। 2004 में इसी विजन को देखते हुए इलोन ने टेस्ला में 6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए और इसके लीड इन्वेस्टर बन गए। लेकिन टेस्ला का विजन जितना बोल्ड था, उसका एग्जीक्यूशन उतना ही डिफिकल्ट था। लिथियम आयन बैटरीज टेक्नोलॉजी काफ़ी नई थी और उसे एक कार के लिए मॉडिफाई करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। साथ ही टेस्ला ने एस्टिमेट किया था कि वो हर एक रोडस्टर कार को केवल 65,000 में बेच लेंगे, लेकिन 2007 तक तो कार को बनाने का ही खर्चा $1 लाख तक पहुंच गया। इतने ज़्यादा कॉस्ट में तो टेस्ला का बिजनेस मॉडल ही कोलैप्स हो जाता। सिचुएशन की अर्जेंसी को समझते हुए इलोन खुद टेस्ला के CEO बन गए, लेकिन वो कुछ कर पाते इससे पहले आ गया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। स्पेसएक्स के अलावा इलोन के पास जितना कैपिटल था वो उसे टेस्ला में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे और बाकी इन्वेस्टर्स ने और पैसे इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, जिस कारण टेस्ला बैंकरप्ट होने की कगार पर थी। बेसिकली 2008 में एक तरफ इलोन की स्पेसएक्स कंपनी 3 लगातार लॉन्च फेलियर्स के बाद बर्बादी की कगार पर थी और दूसरी तरफ टेस्ला मोटर्स भी बैंकरप्ट होने वाली थी। ऐसे में कोई भी लॉजिकल एंटरप्रेन्योर फंड्स रेज करके दोनों में से किसी एक कंपनी को सेव करता, लेकिन इलोन डिफरेंट थे। उन्होंने पर्सनली इन्वॉल्व होकर फैल्कन 1 के चौथे लॉन्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम किया। फाइनली दिसंबर 2008 में फैल्कन 1 का चौथा लॉन्च का दिन आ गया। एक बार फिर से फैल्कन 1 लॉन्च पैड पर तैयार खड़ा था। स्पेसएक्स और इवन इलोन का फ्यूचर इस एक रॉकेट पे टिका हुआ था। काउंटडाउन खत्म हुआ और रॉकेट लिफ्ट होने लगा। फर्स्ट स्टेज सक्सेसफुल रही, सेकंड स्टेज भी सक्सेसफुल रही और थर्ड स्टेज भी सक्सेसफुल रही। फिर कुछ ही मिनटों बाद कंट्रोल रूम में सब चीयर करने लगे। स्क्रीन में कंफर्मेशन आ गया था कि फैल्कन 1 ऑर्बिट में पहुंच चुका है।
स्पेसएक्स ऐसा करने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन चुकी थी। इसी के चलते नासा ने स्पेसएक्स को 1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिसमें स्पेसएक्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो पहुंचाना था। इसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते स्पेसएक्स दुनिया की सबसे सक्सेसफुल प्राइवेट स्पेस कंपनी बन चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ टेस्ला अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। इसीलिए इलोन ने पर्सनली इन्वेस्टर्स को कॉन्टेक्ट किया और उन्हें समझाया कि न केवल उनकी कार रेडी है, बल्कि हजारों लोगों ने इसे प्री ऑर्डर भी कर रखा है। उन्हें ये फंडिंग केवल इस कार को मास प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। फाइनली इलोन की मेहनत रंग लाई। उन्हें $40 मिलियन की इमरजेंसी फंडिंग मिल गई और टेस्ला बैंक करप्ट होने से कुछ ही दिन पहले बच गई। इस फंडिंग से टेस्ला ने रोडस्टर का मास प्रोडक्शन और डिलीवरीज चालू कर दी और इसकी सक्सेस से टेस्ला ने पूरी दुनिया को प्रूफ कर दिया कि एक इलेक्ट्रिक कार फास्ट, लॉन्ग रेंज और क्लासी हो सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। रोडस्टर एक 2 सीटर स्पोर्ट्स कार थी जो काफ़ी एक्सपेंसिव थी और केवल एक निश कस्टमर सेगमेंट के लिए बनाई गई थी। इलोन को पता था कि अगर उन्हें टेस्ला को लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल और बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनाना है तो उन्हें मास मार्केट के लिए कार्स बनानी होगी। और इसीलिए 2012 में टेस्ला ने लॉन्च की मॉडल एस, एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान जो 0 से 97 किलोमीटर की स्पीड केवल 4.2 सेकंड्स में अचीव कर लेती थी। सिंगल चार्ज में इसकी रेंज थी करीब 500 किलोमीटर और इसके लुक्स काफ़ी कूल थे। लेकिन मॉडल एस की खास बात ये थी कि ये कार नहीं बल्कि एक कंप्यूटर थी। इसमें 27 इंच की मैसिव टच स्क्रीन थी जिसमें यूजर्स वर्चुअली कार के हर एक फंक्शन जैसे लाइटिंग, क्लाइमेट, नेविगेशन, एंटरटेनमेंट को कंट्रोल कर सकते थे। प्लस इस कार में लैपटॉप या मोबाइल की तरह सॉफ्टवेयर अपडेट थे, इम्प्रूवमेंट्स और नए फीचर्स ऐड किए जा सकते थे। इवन कार के डोर हैंडल्स अपने आप बाहर आ जाते थे जब यूजर कार के पास आता था। इन सब के कारण मॉडल एस केवल एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार नहीं बल्कि सभी एग्जिस्टिंग कार से बहुत बेहतर थी। लॉन्च होते ही मॉडल एस काफी सक्सेसफुल हो गई और मोटर ट्रेंड ने इसे कार ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। आगे चल के टेस्ला ने मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई लॉन्च की और 2017 तक टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कार कंपनी बन गई थी। आज तो टेस्ला फुली सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने में काफ़ी क्लोज है। दूसरी तरफ स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 लॉन्च किया जो फैल्कन 1 के कंपैरिजन में 50 गुना पेलोड को स्पेस के लिए ले गया। फिर 2015 में इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च किए जिसे हर लॉन्च के लिए नए रॉकेट बनाने की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। स्पेसएक्स के थ्रू इलोन ने स्टारलिंक नाम से हजारों सैटेलाइट्स भी स्पेस में छोड़ी हैं जो दुनिया के कई हिस्सों को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। और आज के दिन ये अपना सबसे बड़ा रॉकेट स्टारशिप बना रहे हैं जो ह्यूमंस को मार्स तक ले जा सकेगा। इसके अलावा इलोन ने ट्रांसपोर्टेशन को रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए द बोरिंग कंपनी और हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट इजाद किया। 2015 में इन्होंने न्यूरोलिंक लॉन्च किया जो ह्यूमंस के ब्रेन के कंप्यूटर चिप्स को इम्प्लांट करती थी ताकि ब्रेन और कंप्यूटर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके। साथ में वो एआई कंपनीज भी स्टार्ट कर चुके हैं। इन सभी कंपनीज के चलते इलोन दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं और उनकी नेटवर्थ करीब 400 बिलियन है जो सेकंड रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस से ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन इलोन जितने अमीर हैं उतने ही कंट्रोवर्शियल भी हैं। उनके एम्प्लॉइज ने टफ वर्किंग कंडीशन और एक्सट्रीम वर्क प्रेशर्स की कंप्लेंट्स की है। इवन ट्विटर को एक्वायर करने के बाद भी उन्होंने एक ही झटके में हजारों एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। उनके कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स कई बार स्टॉक प्राइसेस को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। फाइनली इलेक्शन कैंपेनिंग में करीब 280 मिलियन डोनेट करने के बाद इलोन प्रेसिडेंट ट्रंप के काफी क्लोज बन चुके हैं जिससे उनके पास पैसे और पॉलिटिकल पावर्स का एक लीथल कॉम्बिनेशन है और कुछ लोगों को ये डर है कि वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बाद भी इलोन मस्क के केस में एक चीज जायज है कि यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। और यही है इलोन मस्क।
यहाँ ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। थैंक यू सो मच।